हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम लोग महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाते हैं। हालांकि जो आपके भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी जयंती के रूप में भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता ही है। लेकिन आज की इस चर्चा और इस कक्षा या इस डिस्कशन के माध्यम से महात्मा गांधी के जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को हम आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे और हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप उन तमाम प्रकार की बातों से भविष्य के रास्तों को भी निकाल पाओ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के रूप में लेके चले, महात्मा गांधी को हम महात्मा जैसी उपाधि के साथ लेकर के चले, तो उनके साथ महात्मा जैसी उपाधि का होना या उनको फादर ऑफ द नेशन कहना, ये उनके व्यक्तित्व की एक प्रकार की प्रशंसा ही आप मान के चलेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने कई बार क्लासेस में महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व का जब भी परीक्षा उपयोगी कोई प्रस्तुतिकरण किया है तो मैंने हमेशा उनको एक विचारक माना है। और हमको लगता है कि महात्मा गांधी को एक और राजनीतिक विचारक या सामाजिक विचारक या आर्थिक विचारक कहने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर हम मानव के जीवन को कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो मानव के जीवन की जो कैलकुलेशन है वो राजनीतिक पहलू पे की जाती है या सामाजिक पक्ष को लेकर की जाती है या आर्थिक पक्ष को लेकर की जाती है या धार्मिक पक्ष को लेकर के की जाती है। तो महात्मा गांधी मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष पर अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करते हुए आपको नजर आएंगे। तो आज का दिन हम लोग महात्मा गांधी स्पेशल के रूप में लेकर के चलेंगे अपनी इस कक्षा के माध्यम से, और महात्मा गांधी की कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में जानकारी आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे कि संभवतः आप सभी लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी के माता पिता ने महात्मा गांधी को बहुत पहले ही एक विज़न दे दिया था, और विज़न बिल्कुल ऐसा था जैसे कि समाज में बहुत सारे लोगों के पास पाया जाता है। जैसे मान लीजिए हम अगर आपकी बात करें तो आप लोग अपनी परीक्षाओं को अपना मुख्य लक्ष्य बना करके चल रहे हैं और उन तमाम प्रकार की परीक्षाओं के माध्यम से जिन सरकारी पदों को आप प्राप्त करेंगे तो वो आपके जीवन का एक लक्ष्य है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि सरकारी पद को प्राप्त करने के पश्चात आपके जीवन के और आने वाले समय में जो लक्ष्य हैं वो काफ़ी बदले हुए भी नजर आएंगे, वो एक अलग बात हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से महात्मा गांधी के जो पेरेंट्स रहेंगे वो महात्मा गांधी को एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, और ऐसा महात्मा गांधी के फादर की ओर से कहा गया कि डॉक्टर का जो पेशा है वो समाज सेवा वाला पेशा है। उनको ऐसा लगता था कि अगर महात्मा गांधी अगर डॉक्टर बन जाते हैं तो समाज सेवा का मौका अच्छा मिलेगा, लोगों के बीच रह पाएंगे, समाज के कल्याण के लिए अच्छे काम करेंगे। कुछ इस प्रकार की बातें उनके जीवन के प्रारंभिक दौर में आप कह सकते हैं, चरण में आप कह सकते हैं, हमारे सामने आते हैं। महात्मा गांधी को जानने और समझने के पश्चात यह कहने में कोई समस्या नहीं है कि उनको हमेशा अपने पिता के कठोर व्यवहार से डर लगा। यानी कि उनके पिता ने जो लक्ष्य उनको दिया, महात्मा गांधी चाहकर भी उस लक्ष्य का या उस गोल का विरोध नहीं कर पाए। जैसे उनके फादर की ओर से कहा गया कि भाई आपको डॉक्टर बनना है, तो महात्मा गांधी ने कहा कि ओके हम डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर बनने के पश्चात क्या हम समाज सेवा का कार्य करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जो आपकी नियति है ना, आपकी जो नियति है आप वहाँ जा करके रहते हो, बिल्कुल आपको वहाँ पहुँचना होता है। कभी किसी ने, हमको लगता है कि महात्मा गांधी ने खुद इन बातों का खुलासा भी किया है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के माध्यम से, जो उनकी फेमस एक बुक मानी जाती है, और उसके माध्यम से खुद उन्होंने कहा कि शायद मुझे भी ये सब कुछ पता नहीं था कि आने वाले समय में मेरे जीवन में इतने बड़े राजनीतिक परिवर्तन होंगे। मेरे व्यवहार को, मेरी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लोग मुझे महात्मा कहने की कोशिश करेंगे या लोग मुझे फादर ऑफ द नेशन कहने की कोशिश करेंगे। तो वही बात साथियों खुल के आती है कि आपकी नियति में जो कुछ लिखा हुआ है आप वहाँ जा करके रहते हैं, वो रास्ते खुलते रहते हैं, वो तमाम प्रकार की कंडीशंस ऐसी पैदा हो जाती हैं। चाहे तो ईश्वर आपको खराब से खराब परिस्थिति में डाले, है ना, कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति में डाले, जहाँ जाना आपका क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब हम खराब परिस्थितियों में अपने व्यवहार को करने की बात करते हैं तो उसके निष्कर्ष कई बार बड़े आ जाते हैं। बहरहाल आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन में किस प्रकार से वो राजनीतिक परिवर्तन हुए, वो तो कक्षाओं के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको पढ़ा भी रखी हैं। लेकिन आज इस चर्चा का उद्देश्य बिल्कुल वो नहीं होगा जो हमने आपको क्लास में पढ़ाया होगा। इस डिस्कशन के माध्यम से महात्मा गांधी को थोड़ा अलग तरीके से हम लोग क्या है कैलकुलेट करके चलेंगे।
शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के एक विचार के साथ। और महात्मा गांधी का ये जो विचार आपको नजर आता है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा था कि भारत की जो वास्तविक आत्मा है वो अर्बन सोसाइटी में नहीं है, बल्कि कहां पर है, विलेज सोसाइटी में है। मैंने कई बार इन मुद्दों को उठाया भी है कि अगर आज आप किसी भी ऐसे आर्टिकल को पढ़ने की बात करेंगे जो भारत की विलेज सोसाइटी पर लिखा हुआ है या जो भारत में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उस पर लिखा हुआ है, तो कई बार आपने देखा होगा कि बड़े से बड़े जो आर्टिकल अपना प्रारंभ करते हैं वो महात्मा गांधी के किसी कोटेशन के साथ प्रारंभ करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने वाकई में बात सही कही थी कि भारत की जो वास्तविक आत्मा है वो विलेज सोसाइटी में निवास करती है। और वो अंग्रेजों को उस समय कहा भी करते थे कि भी अगर आप भारत का कोई वास्तविक विकास करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको भारत की इस आत्मा का विकास करना होगा। जब तक इस आत्मा का विकास आप नहीं करेंगे तब तक भारत रूपी शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। ये कहना किसका था, महात्मा गांधी का रहा। और किससे रहा, ब्रिटिश शासन से रहा। और इसी बात को लेकर के लगातार वो व्यवहार करते भी रहे। तो आज जैसे कि महात्मा गांधी की जयंती है तो हम उनके कुछ ऐसे ही विचारों को उठाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमने महात्मा गांधी के विचारों का किस सीमा में जाकर के नुकसान किया है, हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। आज के समय में आप देखोगे तो आप एक बात देखो, मैं एक नई बात और आपके सामने रखता हूं। अगर उन्होंने ये कहा कि भारत की आत्मा भारत की विलेज सोसाइटी में निवास करती है तो वो ये तो कह ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका उद्देश्य ये भी था कि भी जो आपका विलेज कल्चर है या भारत का जो ग्रामीण समुदाय है या भारत की जो विलेज सोसाइटी है इसको आपको विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना पड़ेगा। हमने जोड़ने के प्रयास किए हैं स्वतंत्र भारत में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोड़ने के प्रयास कुछ ऐसे हो गए हैं जो मुझे यहां पर आपको समझाना है कि भारत का जो ग्रामीण समुदाय है उसने अपनी पहचान ही खो दी है। निसंदेह महात्मा गांधी बिल्कुल भारत की विलेज सोसाइटी का डेवलपमेंट करवाना चाहते थे, उसको विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना चाहते थे, लेकिन वो मुद्दा तो मैं बाद में उठा के दिखाऊंगा किस प्रकार से। लेकिन हमने विकास की होड़ में जिस तरीके से भारत के ग्रामीण समुदाय में पूरा परिवर्तन कर दिया है, मेरा इशारा कहाँ है कि गांव अब गांव नहीं रहे, बल्कि गांव का परिवर्तन आपने लगभग में किस में करवा दिया है, नगरों में आपने करवा दिया है। शहर तो कहना गलत होगा लेकिन टाउन तो आप कह ही सकते हैं, शहर कहना गलत होगा लेकिन टाउन तो आप कह ही सकते हैं। डेवलपमेंट्स हमने किए हैं नो डाउट, लेकिन डेवलपमेंट्स की होड़ में, विकास की इस दौड़ में हमने गांव से उनकी पहचान छीन ली है। आपको पता है गांव से जो आपने पहचान छीनी है ना, उससे जो है पर्यावरण संतुलन का जो मुद्दा पहले बन के रहता था वो पूरा बिगड़ चुका है। आपको ये बात अपने माइंड में थोड़ा अच्छे से इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है कि एनवायरनमेंट को भी एक बैलेंस आपको देकर के चलना होता है, क्योंकि शहरों का वातावरण अलग होता है और शहरों का जो वातावरण है वो पर्यावरण के लिए हमेशा क्या होगा, खतरनाक होगा। लेकिन अगर गांव अपनी पुरानी पहचान बना के रखते तो पर्यावरण को, यानी कि आप नेचर भी कह सकते हैं, इन्वायरमेंट भी आप कह सकते हैं, आप वेरी पॉजिटिव बैलेंस देने का काम कर रहे थे। लेकिन आपने गांवों से उनकी पहचान छीन ली और गांव का परिवर्तन आपने नगरों में करवा दिया, तो ये तो आपने नुकसान कर दिया भाई, ये तो आपने भारी नुकसान कर दिया। जिसे विलेज सोसाइटी को आधार बना करके गांधी जी लगातार यही कहते रहे कि भारत की वास्तविक आत्मा इसी विलेज सोसाइटी में वेस्टेड है, निहित है, हमने उसी आत्मा से उसकी पहचान छीन ली। आज के समय में आप देखेंगे कि आप उत्तराखंड की बात कीजिएगा भाई, आप उत्तराखंड की बात कीजिएगा, है ना, उत्तराखंड में आप देखेगा कि घोस्ट विलेज का कॉन्सेप्ट आ चुका है। हालांकि ये क्या है, ये तो पलायन का मुद्दा है, लेकिन आप इस पर विचार करके चलो कि गांव अगर पहले जैसे गांव बने रहते तो एटलीस्ट जो विलेज का कल्चर है वो अपने आप को मेंटेन तो कर पाता। शहरों की ओर भागने की जो होड़ है इसको भी आप यहां पर कैलकुलेट कर पाएंगे। और जो लोग गांव में हैं, देखो पहाड़ का मुद्दा थोड़ा अलग हो जाता है, मैदानी क्षेत्रों का मुद्दा थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन ये वाकई में दुखद है कि उत्तराखंड में जो आपके घोस्ट विलेज का कॉन्सेप्ट फिलहाल अभी चर्चा में बना हुआ है, ये दुखद है कि वहां कोई है ही नहीं। तो विलेज सोसाइटी जो अपना इंट्रोडक्शन है वो आप कैसे कराएगी,
हम मानते हैं कि पहाड़ में चुनौतियां काफी ज्यादा हैं, इसलिए हम बार बार बोल भी रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों का मुद्दा थोड़ा अलग हो जाता है और मैदानी क्षेत्रों का मुद्दा थोड़ा अलग हो जाता है। चलो पहाड़ी क्षेत्र में एक बार तो हम लोगों को रिलैक्सेशन दे सकते हैं, ठीक है, आपके पास सुविधाएं नहीं है तो आप शहरों की तरफ आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप शहर की तरफ बढ़िएगा, लेकिन विलेज में जो आपका एक मेजर आइडेंटिटी पहले से बना हुआ था, आप उसको क्यों खो रहे हैं? आपने देखा जब कोविड-19 का क्राइसिस पैदा हुआ तब तो सारे के सारे लोग क्या हुए, हम लोग शहरों में थे, भागे कहां पर? गांव की ओर। तब हमको किसने बचाया? उसी विलेज सोसाइटी ने बचाया कि नहीं बचाया? लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं? आज हम उसी विलेज सोसाइटी से उसकी पहचान छीन रहे हैं। तो मैं तो उत्तराखंड के संदर्भ में भी महात्मा गांधी की ओर से ही एक ठोस संदेश आपको देना चाहूंगा कि ठीक है, वहां साधन कम है, आप शहर की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन वहां की जो आपकी आइडेंटिटी है आप उसको खोए ना, उसको भी बना रहने दें और शहर में रह करके अपने जीवन को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। लेकिन मैदानी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके बारे में मेरा महात्मा गांधी की ओर से ठोस संदेश ये रहेगा कि भैया गांव को गांव रहने दो। आपने जिस तरीके से गांव को इसकी पहचान छीनी है, अभी हम एक क्लास में चर्चा कर रहे थे, गांव की पहचान क्या हुआ करती थी? गांव की पहचान हुआ करती थी प्रत्येक घर में एक छप्पर होना जरूरी था। अब सोचो, बारिश हो रही है, छप्पर के नीचे खाना बन रहा है, किसमें? चूल्हे में, और धुआं निकल रहा है, तो वो जो आपका दृश्य है वो काफी मनमोहक हुआ करता था। लेकिन अब तो हम इतने भौतिकवादी बन गए हैं कि अगर किसी के घर में चूल्हे में खाना बन रहा होगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा, उसको लोग अपने पास बैठाना बंद कर देंगे। तो ये जो भौतिक सुख है ये स्थायी नहीं है, ना ही आपके साथ ये ऊपर जाने वाला है। इतना है कि भौतिक सुख को प्राप्त करके आप थोड़ा आनंद की अनुभूति कर सकते हैं तो आप कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। लेकिन आपने इन्वायरमेंट का तो बहुत भारी नुकसान कर दिया, आपने विलेज सोसाइटी से उसकी पहचान छीन ली। तो बस यही एक पहली शिक्षा का मुद्दा यह रहेगा कि महात्मा गांधी हमें कुछ और सिखाना चाह रहे थे और हम कर कुछ और गए। तो आज हम इतना तो कह ही सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जो हमको सिखाने की कोशिश की है, एटलीस्ट इतना तो हो ही सकता है कि विलेज सोसाइटी को उसकी पुरानी पहचान वापस लौटा दी जाए। हम लोग बाहर रहें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समय निकाल करके अपने गांव की तरफ भी जाएं। विलेज सोसाइटी में होने के नाते जो हमारी मेजर आइडेंटिटी है वो हमने खो दी है, उसको रीस्टैब्लिश करने का काम करें, वो जरूरी है साथियों, वो जरूरी है। और जिस तरीके से गांव का परिवर्तन नगरों में हो रहा है, हम तो देखते हैं, हम तो बड़ा अजीब लगता है जाकर के, जिस तरह से गांव का परिवर्तन नगरों में हो रहा है उससे पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान होने वाले हैं। तो आपको इन्वायरमेंट को या अपने नेचर को वेरी पॉजिटिव बैलेंस भी देकर के चलना पड़ेगा। ये महात्मा गांधी अपनी इस पहली शिक्षा के माध्यम से आपको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमें अपना लेना चाहिए। देखो, जो बड़े व्यक्तित्व होते हैं, बड़े व्यक्तित्व जब अपनी बातों को कहते हैं तो उन बातों के जो प्रभाव होते हैं वो काफी दूरगामी होते हैं। आप दुनिया के किसी भी विचारक को उठा के देखिएगा, वो एक टाइम जोन में रह करके अपनी कुछ बातें कर रहे होंगे, लेकिन जब वो एक टाइम जोन में रहकर अपनी बातें करते हैं तो आने वाले 100 सालों या 500 सालों के लिए कर जाते हैं। तो हम पढ़ते तो रहते हैं कि महात्मा गांधी ने ये कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा, लेकिन उनके उद्देश्यों को हम कभी निकाल नहीं पाए। तो पहला जो विचार था, पहले विचार को लेकर के हमने किस प्रकार से अनुशासनहीनता का परिचय दिया है और हम इस चीज में आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, वो थोड़ा मैंने एक चर्चा आपके सामने यहां पर रखी है। दूसरी बात एक ये है कि महात्मा गांधी पर हमने कई बार देखा है कि महात्मा गांधी पर लोग बड़े गंभीर आरोप लगाते हैं और गंभीर आरोप इस नाते लगाते हैं कि महात्मा गांधी को महिलाओं के अधिकारों की वकालत नहीं करनी चाहिए थी। कई बार हमारा उनसे सवाल भी रहता है कि भाई महात्मा गांधी को महिलाओं के अधिकारों की वकालत क्यों नहीं करनी चाहिए थी। तो कुछ लोग ये कहने की कोशिश करते हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं दिया तो ऐसे व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वो महिलाओं के अधिकारों की वकालत करे। हम मानते हैं कि महात्मा गांधी एक पारिवारिक जीवन में रहे और पारिवारिक जीवन में होने के नाते पारिवारिक कर्तव्य उनके साथ जुड़ के काम किए, लेकिन महात्मा गांधी अपने पारिवारिक कर्तव्यों को प्राथमिकता नहीं दे पाए, भारतीय जनमानस के राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी। ब्रिटिश शासन को आधार बनाते हुए ब्रिटिश शासन के लोगों के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किए, कई बार आंदोलन चलाए तो कई बार जन आंदोलन भी चलाए, भूख हड़ताल भी की तो आमरण अनशन पर भी बैठे, गिरफ्तार भी हुए।
तो मेरा सवाल ऐसे लोगों से ये है, पहला तो ये है कि भाई देखो, अगर आप अपने आप को फादर ऑफ द नेशन कहलवाना चाहते हैं या अगर आप अपने साथ महात्मा जैसी महान उपाधि को जोड़ के चलना चाहते हैं, तो सामान्य व्यक्तित्व होने के नाते संभव तो हो नहीं पाएगा। ये तो संसार है, इसमें दुनिया भर की भीड़ आपको नजर आती है। ये तो संसार है, इस संसार में दुनिया भर की भीड़ आपको नजर आती है। क्या भीड़ की कोई पहचान होती है? नहीं साहब, भीड़ की कोई पहचान नहीं होती। अगर इस भीड़ में आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको इस भीड़ से अपने आप को अलग करना होगा, और अलग किए जाने के संदर्भ में मेरे प्यारे साथियों, कुछ त्याग, कुछ सैक्रिफाइसेस आपको देने पड़ते हैं। तो आज उन लोगों के लिए महात्मा गांधी की ओर से हम कुछ कहना चाहते हैं, और ऐसे लोगों से के लिए महात्मा गांधी की ओर से जो हमें कहना है, हम मानते हैं कि महात्मा गांधी सच्चे नारीवादी थे, फेमिनिस्ट। उनको आप क्या कहेंगे? फेमिनिस्ट कहेंगे। महात्मा गांधी को नारीवादी कहने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर आप नारीवादी हैं तो आपका महिला होना जरूरी नहीं है, आप पुरुष होकर भी नारीवादी हो सकते हैं। महिलाओं के अधिकारों की वकालत आप कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हाल ही में एक क्लास में हमने दिया था, आपको याद होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान दिसंबर 1920 की बात है, कांग्रेस का नागपुर सेशन आपके सामने आता है, और कांग्रेस के नागपुर सेशन में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर के अपने कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया। और जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण किया, वैसे ही एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना, जो जिन्ना साहब हैं, ये उस समय कांग्रेस के पार्ट हुआ करते थे। ये दोनों महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों का विरोध करते हुए पाए गए, और इन्होंने कांग्रेस से क्या है, बाहर का रास्ता अपना लिया। तो आपको याद होगा, उसी समय एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को राजनीतिक तौर पर बच्चा कह दिया था, और महात्मा गांधी को राजनीतिक तौर पर बच्चा कहना यह बड़े साहस का कार्य था उस समय। तो एनी बेसेंट ने बहुत बड़ा साहस तो उस समय दिखाया था, लेकिन पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ग्राउंड पर महात्मा गांधी की ओर से कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं आया जब उन्होंने एनी बेसेंट पर कोई नकारात्मक प्रहार किया हो। वो अपनी उस आलोचना को बिल्कुल डाइजेस्ट करके चले। तो अगर वो सच्चे नारीवादी ना होते तो उनके पास दुनिया भर के तौर तरीके थे, वो एनी बेसेंट पर कोई भी नकारात्मक प्रहार कर सकते थे। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि महात्मा गांधी ने शायद ये समझ लिया होगा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में, जल्दबाजी में, थोड़े एग्रेशन में, थोड़े डिससेटिस्फैक्शन में इस प्रकार की टिप्पणियां करके चला जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सामने वाले व्यक्तित्व का बिल्कुल दमन कर दें या उस पर क्या हो जाए, नकारात्मक रूप से आक्रामक हो जाए। तो महात्मा गांधी सच्चे नारीवादी थे, एक बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी को अपने पारिवारिक कर्तव्यों का एहसास नहीं था, बिल्कुल उनको अपने पारिवारिक कर्तव्यों का एहसास था। लेकिन मैंने वही कहा कि जब आप भीड़ से अलग हटके आप अपनी कोई एक बेहतर पहचान आप बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या, कई बार बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आपको देने पड़ते हैं, त्याग आपको देने पड़ते हैं, तब जाकर के आपकी कहानी बन पाती है। तो आज एक कहानी मैं आपके सामने रख ही देता हूं। यह मामला 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का है, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का में आप ये पाएंगे कि ब्रिटिश शासन का बड़ा ही नकारात्मक व्यवहार आपके सामने आता है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। महात्मा गांधी को आपने गिरफ्तार किया, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूना के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को उन्हीं की पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ रखा गया, और उस समय महात्मा गांधी ने अपनी ही पत्नी के साथ एक पत्र व्यवहार किया था, और उस पत्र व्यवहार की सच्चाई आपके सामने रखते हैं। उस पत्र व्यवहार के माध्यम से महात्मा गांधी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी को कहा कि आप इस संसार की सबसे बदनसीब पत्नी हो, क्योंकि आप गांधी की पत्नी हो। सही तो यही है कि महात्मा गांधी एहसास कर रहे थे, और महात्मा गांधी ने इस पत्र व्यवहार के माध्यम से कस्तूरबा गांधी को भी यह एहसास करा दिया था कि भाई ठीक है, मैं आपके साथ एक पारिवारिक जीवन में रहा, और पारिवारिक जीवन में होने के नाते आपके संदर्भ में नाना प्रकार के पारिवारिक कर्तव्य मेरे पास रहे, लेकिन मैं उन पारिवारिक कर्तव्यों को प्राथमिकता नहीं दे पाया। इस नाते मुझसे ये मिस्टेक तो हुआ है, गलती तो हुई है। लेकिन आप इस कथन की गहराई देखिएगा,
कि आप इस संसार की सबसे बदनसीब पत्नी हो क्योंकि आप गांधी की पत्नी हो। यानी कि महात्मा गांधी ने ऐसा करके अपनी ही पत्नी की ओर से सारे आरोप अपने ही ऊपर लगा लिए और पत्नी को साथ ही साथ ये भी एहसास करा दिया कि पारिवारिक कर्तव्यों का एहसास मुझे हमेशा रहा, ऐसा नहीं कि नहीं रहा, बिल्कुल रहा। तो जाने अनजाने में या जल्दबाजी में या महात्मा गांधी को बिना समझे इतना आक्रामक रवैया या इतना आक्रामक व्यवहार नहीं अपनाना चाहिए कि आप महात्मा गांधी को महिलाओं के अधिकारों का आप विरोधी कहने की बात करें। एक कोटेशन आपके सामने रखता हूं। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का मतलब यही नहीं होगा कि अंग्रेज भारत से बाहर चले जाएं। भारत की स्वतंत्रता का मतलब ये होगा कि जिस दिन कोई महिला रात के 12 बजे सुनसान सड़क पर अकेली निकलेगी और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी। हालांकि वो समय आज तक आया नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी के कथनों में ताकत है। आप उनको चाहकर भी महिलाओं के अधिकारों के विरोध में आप उनको नहीं पाएंगे, बल्कि मैंने कहा कि आप उनको सच्चा नारीवादी कहें तो अच्छी बात है। तो ये भी शिक्षा महात्मा गांधी आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम हम समाज में इस चीज को लेकर के एक अच्छा माहौल तो पैदा कर ही सकते हैं। महिलाओं के साथ हम सम्मान भरा व्यवहार कर सकते हैं। अगर किसी भी फीमेल कैरेक्टर के साथ आपको कोई इंटरेक्शन होता है तो उस इंटरेक्शन में सामने वाले की जो डिग्निटी है आप उसको मेंटेन करके चले। अगर आपकी लाइफ में किसी भी रूप में कोई फीमेल कैरेक्टर बना हुआ है तो मान लीजिए अगर आपको लगता है कि आपके व्यवहार के माध्यम से सामने वाले के साथ कोई नकारात्मक व्यवहार हो गया है, तो कम से कम इतना भी अगर आप कर लें कि आप उस समय सॉरी फील कर लें, तो भी कम से कम सामने वाला जो व्यक्तित्व है उसकी गरिमा की रक्षा आप कर पाएंगे। और ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कोटेशन आते रहते हैं कि भाई महिलाएं इस प्रकार के कपड़े पहनती हैं, लड़कियां इस प्रकार के कपड़े पहनती हैं। अरे भैया पहनने दो ना। आजादी का स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? पहनने दो ना, कोई परेशानी है बताओ? अरे उनका जैसा मन है उनको आप वैसे उनको जीवन क्या बोलते हैं कि व्यतीत करने दो ना। आपको दिक्कत किस बात की हो रही है? परिवर्तन करना है तो केवल अपनी सोच में कर लो। अगर आपकी सोच में परिवर्तन हो जाएगा तो उनके कपड़ों में आपको कोई परेशानी नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपकी सोच में खराबी है, इस नाते उनके कपड़ों में आपको खराबी नजर आ रही है। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। ले लो आज संकल्प, आज गांधी जयंती है, कम से कम अपने समाज को इतना तो हम दे ही सकते हैं। अपने पर्सपेक्टिव में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में जो नकारात्मकताएं हमने घुसा रखी हैं उनको बाहर निकालने का अब समय आ गया है। समाज को कोई ना कोई सकारात्मक दिशा आपको देने की आवश्यकता है। महिलाओं को भी महिलाएं रहने दो, उनको शोषण का विषय ना बनाओ। ये महात्मा गांधी कहने की कोशिश कर रहे हैं और ये करना पड़ेगा। अगर हमने ये मिलकर के नहीं किया ना, इसका मतलब क्या है कि समाज में एक दिन ऐसा आ ही जाएगा कि आपके समाज में अनावश्यक संघर्ष पनपेंगे, क्योंकि महिलाओं की ताकत का अंदाजा आपको हो जाना चाहिए। जब जब महिला वर्ग को बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है ना, तो महिला वर्ग ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से किया है। इस संसार की बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना पुरुष वर्ग इतनी हिम्मत के साथ नहीं कर सकता जितना कोई महिला करके चली जाएगी। वो कहते हैं ना कि मां में बड़ी ताकत होती है, तो उस ताकत का परिचय महिला वर्ग ने लगातार दिखाया, हमेशा दिखाया। तो महात्मा गांधी ये भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात हो रहे, हमने हमेशा कहा कि महात्मा गांधी समाजवादी हैं, तो आज हम आपको समाजवाद तो नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन महात्मा गांधी की ओर से ये जरूर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी किस प्रकार से समाजवादी हैं। तो अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व अगर आपको यह बताना है कि भाई वो समाजवादी है, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तित्व की ओर से कुछ इस प्रकार की चर्चाएं आपको करनी पड़ती हैं कि मान लीजिए मैं अगर समाजवादी हूं, या अगर कोई अन्य व्यक्ति समाजवादी है, या मान लीजिए महात्मा गांधी समाजवादी हैं, या भगत सिंह भी समाजवादी हैं, पंडित नेहरू भी समाजवादी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी समाजवादी हैं, तो एक सही पहचान ये हो जाती है कि जो लोग समाजवादी होते हैं वो सभी लोगों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने की बात करते हैं। जो लोग समाजवादी होते हैं वो सभी लोगों के साथ एक समान व्यवहार करने की बात करते हैं, किसी विशेष वर्ग के साथ कोई विशेष व्यवहार करने की बात नहीं करते हैं। जो लोग सच्चे समाजवादी होते हैं वो मानव को मानव के हिसाब से ट्रीट करते हैं कि भैया आपके साथ मानव होने के नाते जो व्यवहार होना चाहिए बिल्कुल उसी प्रकार का व्यवहार आप अपना करके चलें।
आपने सुना होगा महात्मा गांधी ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया था, और सर्वोदय के सिद्धांत के माध्यम से महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा कि दरअसल विकास होता कैसे है, विकास होता ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर का मतलब क्या होगा कि समाज में जो सबसे उच्च वर्ग है उसका विकास पहले किया जाता है, और समाज में जो आपका निम्न वर्ग है उसका विकास सबसे बाद में किया जाता है। कई बार ऐसा होता भी है कि निम्न वर्ग का विकास नहीं भी किया जाता। तो महात्मा गांधी जब ये कहते हैं कि मैं सर्वोदय का सिद्धांत आपके सामने रख रहा हूं, तो महात्मा गांधी सच्चे समाजवादी होने का प्रस्तुतिकरण कर रहे होते हैं। और सर्वोदय के सिद्धांत का एक, अगर हम बहुत ही संक्षिप्त चर्चा यहां पे करना चाहें तो यही वो कहना चाहते हैं कि विकास क्या है, नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। और उनकी डेफिनेशन में बिल्कुल पवित्रता है कि समाज का जो निम्न वर्ग है उसका विकास आप सबसे पहले कराएं, लेकिन समाज का जो उच्च वर्ग है विकास उसका भी हो। निम्न वर्ग का विकास भी हो, उच्च वर्ग का विकास भी हो, लेकिन पहले किसका हो, निम्न वर्ग का विकास हो, और सबसे बाद में किसका हो, उच्च वर्ग का विकास हो। तो महात्मा गांधी सच्चे समाजवादी भी रहे। तो इससे आप क्या सीख सकते हैं? इससे आप ये सीख सकते हैं कि समाज में जो नाना प्रकार के लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम करते क्या हैं, हम लोगों की पहचान उनकी जाति के आधार पर करते हैं, उनके लिंग के आधार पर करते हैं, उनके धर्म के आधार पर करते हैं। लोगों की पहचान उनकी जाति, उनके लिंग या उनके धर्म के आधार पर मत करो। लोगों की पहचान मानव होने के नाते करो। हम सब लोग मनुष्य हैं, और अगर हम सब लोग मनुष्य हैं तो हमें समाजवादी बनने में कोई समस्या नहीं है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप ऐसे समाजवादी बन जाएं जैसा मूल समाजवाद पाया गया, यूरोप में पाया गया, वैसा समाजवादी बनने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ महात्मा गांधी की ओर से आप वेरी स्ट्रॉन्ग लेसन ये टीच करके चल सकते हैं कि भैया हम सब लोग क्या हैं, आपस में एक पारस्परिक सहयोग का धरातल पैदा करेंगे। अपने आपस के बीच कभी भी पारस्परिक संघर्ष का धरातल नहीं आने देंगे, पारस्परिक सहयोग का धरातल पैदा करेंगे, और अपने समाज को एक सामाजिक सौहार्द का माहौल देंगे, धार्मिक सौहार्द का माहौल देंगे, एक हार्मनी देने का काम करेंगे। तो उससे क्या होगा, समाज में शांति स्थापित होगी। अच्छा रहेगा कि बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन आंशिक तौर पर ही सही, सीमित मात्रा में ही सही, हम अगर समाजवादी बन जाएं और सभी हम लोग क्या आपस में एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करें, जातिगत आधार पर किसी के साथ कोई निम्न व्यवहार ना करें, निम्न स्तर का व्यवहार ना करें, या धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई नकारात्मक व्यवहार न करें, या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई नकारात्मक व्यवहार ना करें। हमको सभी को सबके साथ क्या समान व्यवहार करने की आवश्यकता है। तो महात्मा गांधी की ओर से ये भी आप वेरी स्ट्रॉन्ग लेसन टीच कर सकते हैं। अभी उत्तराखंड में जो आपका लास्ट पंचायत इलेक्शंस हुए थे, उसमें हमने देखा कि उत्तराखंड के युवा वर्ग की ओर से पंचायत के चुनाव में वेरी पॉजिटिव पार्टिसिपेशन देखा गया। हमको बड़ी खुशी हुई, हमको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जिस आज की चर्चा का शुरुआत हमने शुरू में किसके साथ किया था कि गांधी जी ये कह रहे थे कि भारत की जो वास्तविक आत्मा है वो भारत के गांवों में निवास करती है। तो एक्चुअली सारा डिस्कशन हमने कर लिया। अब एक नई बात आपको बताते हैं। वो ये भी कहना चाहते थे कि जो आपका विलेज सोसाइटी है, विलेज सोसाइटी के लोगों को आपको अधिकार देने होंगे, और ये अधिकार अगर संवैधानिक अधिकार बन जाएं तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। विलेज सोसाइटी के लोगों को अधिकारों के धरातल पर आपको एम्पावर करना होगा, ताकि उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए वो खुद से ये डिसाइड करें कि हम अपनी विलेज सोसाइटी का डेवलपमेंट किस प्रकार से कराएंगे, या किस प्रकार से ग्रामीण समुदाय का विकास होना चाहिए। क्योंकि देखो, लोकल लेवल पर जो लोग होते हैं ना, उनका विकास किस रूप में होना है, वो दूर बैठे एक कमरे में जो बैठे लोग हैं वो कभी इस बात को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लोकल पीपल्स जो आपके होते हैं उन्हीं को पता होता है कि हमें किस प्रकार के विकासों की आवश्यकता है, और हमारा जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमको उस समय बड़ी खुशी हुई जब उत्तराखंड के लास्ट में जो लास्ट आपके पंचायत इलेक्शंस हुए थे, वहां अगर हम विलेज पंचायत वाली बात करें तो युवाओं का वेरी पॉजिटिव पार्टिसिपेशन आया। इस बार जो होने जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि युवाओं का पार्टिसिपेशन है, ये करना चाहिए। इसको करने में कोई समस्या का भाव नहीं है। हम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं तो कई बार क्लास में कहता रहता हूं कि हमारे यहां दुविधा तो यही है कि 22 साल का युवा 80 साल के एक वृद्ध व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि भैया आप हमारा विकास करें। हमको कुछ जिम्मेदारियां खुद भी लेनी होंगी। इससे महात्मा गांधी के विजन को मजबूती मिलेगी।
क्योंकि जो एक पढ़ा लिखा युवा है ना, और मैं तो चाहूंगा कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी में बने रहें, और तैयारी में बने रहने के साथ साथ क्या है, आप लोग विलेज पंचायत के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन करें, क्योंकि आपने संविधान का अध्ययन कर लिया है, आपने इतिहास का अध्ययन कर लिया है। जो समझ आपके पास है वो समझ बाकी लोगों के पास नहीं है। उस सकारात्मक समझ को आधार बना करके जितना विकास आप करा सकते हैं, बाकी कोई और लोग नहीं करा पाएगा। तो जैसा कहते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 को हमने गांधीवादी अनुच्छेद ही कह दिया, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो महात्मा गांधी के विजन को हमको मजबूती देनी पड़ेगी। हालांकि हम ये भी कहेंगे कि लोकल लेवल पर आप देख पा रहे हैं कि जो पंचायत का कॉन्सेप्ट है उसमें काफी करप्शंस बने हुए हैं। हम उन पर तो खैर कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर आपको महात्मा गांधी के इस विजन को कोई बड़ी ताकत अगर आपको देनी है तो हमारे युवा वर्ग को इसमें पार्टिसिपेशन कर देना चाहिए, पार्टिसिपेशन आ जाना चाहिए। मैदानी क्षेत्रों में पार्टिसिपेशन थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि वहां आपको ठीक ठाक मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ जाता है। पहाड़ी क्षेत्र के लोग काफी समझदार होते हैं, यहां उतना इन्वेस्टमेंट आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी बातों में कोई दमखम है, अगर आप अच्छा बोल लेते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, तो हमको लगता है कि आपके पार्टिसिपेशन में कोई खराबी नहीं है, और आपको अपना पार्टिसिपेशन लेकर के आना चाहिए, ताकि महात्मा गांधी के विजन को आप क्या दे पाएं, एक मजबूती दे पाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, महात्मा गांधी पर एक बड़ा गंभीर आरोप है, आप जानते होंगे उस आरोप के बारे में, कि आज तक की बात कर रहे हैं, अभी भी है बना हुआ वो। हालांकि हम जाति की बात कभी करते नहीं है, आप हमको जानते होंगे, हम जाति के आधार पर किसी के साथ कोई व्यवहार नहीं करते, और न ही धर्म के आधार पर करते हैं। हमारे लिए मानवता ही काफी है, लेकिन यहां एक प्रोविजन मुझे उठाना पड़ेगा। आपको याद होगा ये मामला ब्रिटिश शासन काल का ही है। 1932 में कम्युनल अवार्ड लाया गया था, है ना। 1932 में कम्युनल अवार्ड के माध्यम से भारत में जो दलित समुदाय उस समय हुआ करता था, दलित नामक शब्दावली के जन्मदाता बाबा साहब अम्बेडकर रहे, और दलित समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल कर दिया गया। अब उस समय गांधी जी ने जनवरी 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड फेज चलाया हुआ था, जिसको लेकर के महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए थे, और महात्मा गांधी पूना की उस समय क्या थे, यरवदा जेल में बैठे हुए हैं। और जैसे ही कम्युनल अवार्ड के माध्यम से दलित समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया गया, और भारत में जो आपका प्रांतीय स्तर पर जो विधानमंडल रहे, उसमें लगभग 71 सीट्स के आसपास क्या है, सीटें आरक्षित करा दी गई, लेकिन केंद्रीय विधानसभा में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया था। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी ने तुरंत आमरण अनशन प्रारंभ किया कि भी हम कम्युनल अवार्ड के साथ नहीं जाना चाहेंगे, हम दलित समुदाय के साथ ये व्यवहार नहीं होने देंगे, और हम संयुक्त जो निर्वाचन की व्यवस्था होती है उसके माध्यम से दलित समुदाय का विकास करवाना चाहेंगे। ओके, अब कुछ लोग यहां भी कहने की बात करते हैं कि भी महात्मा गांधी ने बहुत गलत कार्य कर दिया, आप कम्युनल अवार्ड के अगेंस्ट क्यों हो गए। अगर कम्युनल अवार्ड ने पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम में दलित समुदाय को शामिल कर लिया था, तो दलित समुदाय का विकास होने देते। प्रांतीय स्तर पर जो विधानमंडल हैं उनमें 71 जो आपकी सीट्स हैं वो दलित समुदाय को क्या है, उनका आरक्षित कर दी गई थी उनके लिए, तो आप उनका डेवलपमेंट होने देते। लेकिन आप कहां चले गए, फास्ट अनटू डेथ पर चले गए, यानी कि आमरण अनशन पर आप चले गए। तो इस चीज को लेकर के महात्मा गांधी पर अभी भी आरोप लगते हैं, और आरोप इसी बात को लेकर लगते हैं कि भाई आपने ये बड़ा ही नकारात्मक व्यवहार किया, आप ब्रिटिश शासन की ओर से विकास होने देते। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप पृथक निर्वाचक मंडल की गहराई को कभी समझोगे ना, तो पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में जब जब किसी सोसाइटी के लोगों को या किसी वर्ग को शामिल किया गया, तो हम तो ये तो नहीं कहेंगे कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने उनका प्रयोग भी किया, अंग्रेजों ने उनका प्रयोग भी किया। क्योंकि अगर मान लीजिए 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट आपका आया, और 1909 में जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके माध्यम से क्या है, मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया गया, तो आपका राष्ट्रवाद को नुकसान हुआ, यानी कि मुस्लिम समुदाय है वो कट डाउन कर दिया गया, वो अलग हो गया।
शेष भारतीय समुदाय से मुस्लिम समुदाय अलग हो गया, अंग्रेजों ने उसको अपने बगल में बैठा लिया और उनका प्रयोग करने लगे। कांग्रेस को भी काफी नुकसानों का सामना करना पड़ा और भारतीय राष्ट्रवाद को भी काफी नुकसान उठाने पड़े। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से मेजरली सिख समुदाय को भी क्या है, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया गया। तो सिख समुदाय भी क्या हो गया, शेष भारतीय समुदाय से अलग हो गया। आपके राष्ट्रवाद पर फिर एक बार क्या है, नकारात्मक प्रहार पड़ा। अब गांधी जी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। गांधी जी ये समझाई तो यही तो समझा रहे थे कि भैया पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल है दलित समुदाय, मुझे इससे इतना बड़ा परहेज नहीं है, लेकिन इसके बाद दलित समुदाय का जो नुकसान होगा, इस पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उस चीज को मैं ध्यान करता हूं। तो मुझे लगता है कि कम्युनल अवार्ड को बिल्कुल भी लागू नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि शासन तो केवल दलित समुदाय का प्रयोग करेगा और दलित समुदाय का प्रयोग करते हुए क्या है, दलित समुदाय को शेष भारतीय समुदाय से अलग करने का कार्य करेगा। नुकसान किसका होगा, हमारे राष्ट्रवाद का होगा, फायदा किसका होगा, ब्रिटिश शासन का होगा। इस नाते गांधी जी बैठ गए और कह दिया हम फास्ट अनटू डेथ पर चले गए। उसके बाद आपने देखा कि 24 सितंबर 1932 में आपका क्या हुआ, यह पूना पैक्ट आपके सामने आता है और पूना पैक्ट के माध्यम से कम्युनल अवार्ड को रद्द कर दिया गया। लेकिन आप ये देखो कि पूना पैक्ट में प्रोविजन क्या मिलते हैं कि प्रांतीय स्तर के जो विधानमंडल हैं, कम्युनल अवार्ड में मात्र सीट्स कितनी है, 71, लेकिन पूना पैक्ट में लगभग 147 148 के आसपास हो गई। तो कहां तो 71, कहां 147 से 148, है ना। तो कितना बड़ा फायदा हो गया। कम्युनल अवार्ड में केंद्रीय विधानसभा के संदर्भ में दलित समुदाय को बिल्कुल भी कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया, लेकिन पूना पैक्ट के माध्यम से टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की रही, उसमें 18% जो आपकी सीट हैं, 18% जो आपकी सीटें हैं, वो दलित वर्ग या दलित समुदाय के लिए क्या है, आरक्षित कर दी गई। तो उन्होंने दलित वर्ग का नुकसान नहीं किया, उन्होंने दलित वर्ग का फायदा किया था। उस समय पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो दलित वर्ग का शोषण कर सकती थी या आपके राष्ट्रवाद पर कोई नकारात्मक प्रभाव डाल सकती थी, उस व्यवस्था को रोकने का कार्य महात्मा गांधी उस समय कर रहे थे। और महात्मा गांधी को यह करना भी पड़ा, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में आप पहले ही साफ साफ कह चुके हैं सरकार से कि भारत में पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को समाप्त किया जाए, यानी कि आने वाले समय में किसी भी वर्ग को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल ना किया जाए, क्योंकि पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था नकारात्मक व्यवहार अपनाई हुई थी। और जैसे ही कम्युनल अवार्ड के माध्यम से दलित वर्ग को या दलित समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था में शामिल किया गया, तो महात्मा गांधी वैसे अगेंस्ट हो गए। लेकिन हमने आपको समझाने का कार्य किया, उनका भाव क्या था, उनका संदेश क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, आखिर वो क्या करना चाहते थे। हम तो यही कहेंगे, नुकसान नहीं किया, फायदा करा दिया और दलित वर्ग को संरक्षण दिया। अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, देखिए हमारे अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं कि बाबा साहब अंबेडकर पर कोई नकारात्मक टिप्पणी करें। उन्होंने दलित वर्ग जैसी शब्दावली का प्रयोग किया, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सही किया। डिप्रेस्ड क्लास, दबा हुआ वर्ग, एक ऐसा वर्ग जिसका लगातार उच्च जातियों के लोगों की ओर से सामाजिक मामलों में, सांस्कृतिक मामलों में, धार्मिक मामलों में और राजनीतिक मामलों में गंभीर शोषण हुआ, वो ठीक कह रहे थे। इसमें किसी प्रकार की कोई मतलब जो है क्या है, समस्या का भाव आपको क्या है, नजर नहीं आएगा। लेकिन महात्मा गांधी ने दलित वर्ग के लिए हरिजन नामक शब्दावली का प्रयोग किया। तो यह भी बड़ा आरोप लगाया जाता है कि भी आपने हरिजन नामक शब्दावली का प्रयोग क्यों किया। तो इस शब्दावली की भी गहराई है। यहां हरि का मतलब क्या है, ईश्वर, और जन का मतलब क्या है, संतान। हरिजन का मतलब क्या है, ईश्वर के संतान। और हरिजन जैसी शब्दावली के माध्यम से महात्मा गांधी विशेष तौर पर उच्च जातियों के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी लोग एक ही ईश्वर के संतान हैं। आप अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विशेषाधिकारों का प्रयोग करके निम्न जातियों के लोगों के साथ कोई नकारात्मक व्यवहार नहीं कर सकते। तो यहां भी उनका व्यवहार क्या रहा, सकारात्मक ही रहा। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो आपने, अब वो मुद्दा मैं उठा रहा हूं जिसका संभवतः आप इंतजार कर रहे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थीगण ये मान के चल रहे होंगे कि चर्चा तो खैर काफी हो गई, लेकिन जिस मुद्दे का इंतजार हमको है, अभी कक्षा में उस मुद्दे को शामिल नहीं किया गया। 3 महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह,
सुखदेव राजगुरु की फांसी के मामले को लेकर के महात्मा गांधी पर गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं और ये आरोप आज के समय में भी अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। लोगों का ऐसा कहना रहता है कि गांधी इरविन समझौते या गांधी इरविन पैक्ट के माध्यम से अगर महात्मा गांधी चाहते तो सरदार भगत सिंह, सुखदेव या राजगुरु को फांसी लगने से बचा सकते थे। तो पहली बात तो यहां हम आपको यह बताना चाहेंगे कि गांधी इरविन पैक्ट के माध्यम से महात्मा गांधी ने दो ऐसी मांगों को उठाया था जिन मांगों को सरकार की ओर से या लॉर्ड इरविन की ओर से एक्सेप्ट नहीं किया गया था। पहली मांग तो उन्होंने ये उठाई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जिन लोगों पर पुलिस ने अत्याचार किए हैं या आपके फोर्स ने अत्याचार किए हैं, उन तमाम प्रकार के अत्याचारों की जांच हो, कानूनी जांच हो। इरविन साहब ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, भीड़ का अपना कोई परिचय नहीं होता, हमें बहुत सारे आइडेंटिफिकेशंस करने पड़ जाएंगे, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ जाएंगी, तो ये जो आपके कानूनी जांच वाला जो मामला आप खेल रहे हैं, इस बात को हम लोग क्या है एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि इस डिमांड को, महात्मा गांधी की इस डिमांड को क्या है खारिज कर दिया गया, एक तरीके से कैंसिल कर दिया गया। ओके, सेकंड डिमांड महात्मा गांधी ने यह उठाया था कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे जो क्रांतिकारी हैं, इनको महात्मा गांधी ने कहा कि आप इनको राजनीतिक बंदी मान लो, यानी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स आप इन्हें मान लो, और राजनीतिक बंदी मानते हुए गांधी इरविन पैक्ट के बिहाफ पे ही आप इनको क्या जेल से रिलीज कर दो। उस समय राजनीतिक बंदी उनको कहा गया जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए, और जब गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था तो ऐसे लोगों को राजनीतिक बंदी की कैटेगरी में लाया गया और उनको क्या है गांधी इरविन पैक्ट के बिहाफ पे जेल से रिलीज किया गया। महात्मा गांधी ने इन तीन महान क्रांतिकारियों के नामों का प्रस्तुतिकरण गांधी इरविन पैक्ट के दौरान राजनीतिक बंदी के रूप में किया, लेकिन लॉर्ड इरविन माना नहीं, तैयार नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है लॉर्ड इरविन के सामने एक ही बात है, पगड़ी वाला सरदार। लॉर्ड इरविन को भारत में अगर किसी से बड़ा खतरा था तो सरदार भगत सिंह से ही बड़ा खतरा था। तो महात्मा गांधी की इस डिमांड को इरविन साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये दो मांगे गांधी इरविन पैक्ट की ऐसी रही जिन पर गांधी जी ने चर्चाएं तो की, लेकिन शासन या लॉर्ड इरविन की ओर से इन बातों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब आपको लग रहा होगा कि मैं महात्मा गांधी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी जब हम भगत सिंह के बारे में बोले थे हमने उस दिन भी आपको यही कहा था कि हमारी आदत नहीं है हम गांधी बनाम भगत सिंह करें, और आप लोगों को भी यही समझाने की बात करेंगे कि आज 2 अक्टूबर है तो बातचीत किसकी हो, महात्मा गांधी की हो। लेकिन हां, इतना तो मुझे कह के चलना पड़ेगा, हालांकि ये बात मैंने आज तक कभी कही नहीं है, मैंने कभी नहीं कही। संभवतः आप इस बात का इंतजार कर ही रहे होंगे जो बात अब मैं बोलने जा रहा हूं। कभी विचार करके देखना, गांधी इरविन पैक्ट जरूरी किसके लिए था, सरकार के लिए या कांग्रेस के लिए? तो आप हमेशा पता क्या पाएंगे, सरकार के लिए। भाई कांग्रेस तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रही है ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य आपने बनाया हुआ है। भाई आप तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हो, आप अपने बिहाफ पे भारतीयों का संवैधानिक विकास कराना चाहते हो। अब तो विकास की बात ही छोड़ दो, अब तो आपकी डिमांड क्या बन गई है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस आपकी मेजर डिमांड बन गई है। लेकिन जो आपके ये गोलमेज सम्मेलन उस समय बुलाए गए थे, इन गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस किया जाना था। साइमन कमीशन के साथ तो आप पहले से ही नहीं गए, यानी कि आपने दिसंबर 1927 में ही मद्रास में कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में, और उस सेशन में आपने साफ साफ कहा कि हम साइमन कमीशन का गठन का भी विरोध करेंगे और उसके भारत आगमन का विरोध भी करेंगे। उसकी रिपोर्ट के माध्यम से हम भारतीयों का संवैधानिक विकास नहीं कराना चाहेंगे। लेकिन सरकार अड़ चुकी है, सरकार बिल्कुल अड़ चुकी है, बिल्कुल इस बात पर कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीयों का संवैधानिक विकास किया जाएगा। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर अगर वेरी पॉजिटिव डिस्कशन कराना है तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस का पार्टिसिपेशन जरूरी हो जाता है। यानी कि गांधी इरविन पैक्ट सरकार के लिए ज्यादा जरूरी था, आपके लिए नहीं। तब हाथ भी तो खड़े कर सकते थे।
भाई विचारधारा में अंतर था ना। आप अहिंसावादी हैं, क्रांतिकारी हिंसावादी हैं, लेकिन उन क्रांतिकारियों में एक चेहरा ऐसा भी तो रहा जिसके पास विचारधारा थी। अरे आप उनको अपना बच्चा ही मान लेते। आज मैं कह रहा हूं इस बात को, आप उनको अपना बच्चा ही मान लेते, कह देते चलो ठीक है, हिंसा हो गई, गलती होगी, बात खत्म, छोड़ो। जब आप जान पा रहे थे कि गांधी इरविन पैक्ट सरकार के लिए ज्यादा जरूरी है, तो आप हाथ खड़े कर देते, बाहर आ जाते। हम नहीं आते भैया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, करा लो अपने हिसाब से विकास। बाद में तो वैसे ही हुआ। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर के कांग्रेस के साथ कोई पॉजिटिव कम्युनिकेशन कभी हुआ ही नहीं, कोई पॉजिटिव डिस्कशन कभी हुआ ही नहीं। तो बाद में भी तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को सरकार ने अपने अकॉर्डिंग डील किया, और गांधी इरविन पैक्ट ने तो आपका सब कुछ छीना। मैं किसी और दिन बात करूंगा इस मुद्दे पर अलग से, आप हाथ खड़े कर देते। लेकिन आपने संभवतः ये सोचा होगा कि हम तो अहिंसावादी हैं, क्रांतिकारी हिंसावादी हैं, विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है, तो क्यों उतना पेन ले, क्यों उतना पेन ले। अब हम आपको नई बात समझाते हैं। आज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान चोरा चोरी इंसिडेंट आपके सामने आया। आंदोलनकारियों तथा पुलिस के बीच क्या है, मुठभेड़ हो गई। आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया। लगभग 21 से 22 पुलिसकर्मी क्या हैं, जिंदा जलकर मर गए। आपने चोरा चोरी इंसिडेंट को आधार बना करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। न जाने कितने युवाओं को उस समय क्रांतिकारी बनना पड़ा, न जाने कितने युवाओं को उस समय क्रांतिकारी बनना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर क्रांतिकारी गतिविधियों का सेकंड फेज जो है, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की असफलता का ही परिणाम रहा। यानी कि क्रांतिकारियों का पैदा भी तो आपने किया। बताइए अगर मैंने गलत बात की हो तो। क्रांतिकारियों को पैदा भी तो आपने किया। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में चोरा चोरी इंसिडेंट को आधार बना करके आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान धरसना साल्ट फैक्ट्री पर हिंसा हुई, भयानक हिंसा हुई, आपके मित्र अमेरिकी पत्रकार बे मिलर साहब ने खुद कहा कि मैंने अपनी संपूर्ण पत्रकारिता के जीवन में इससे भयानक हिंसा नहीं देखी। तब आप कहां बैठे थे? अगर आप इतने बड़े अहिंसावादी थे, आज मैं कह रहा हूं, अगर आप इतने बड़े अहिंसावादी थे, तो आपने धरसना साल्ट फैक्ट्री को लेकर के आपने को रिएक्शन क्यों नहीं दिया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आपने पोस्टपोन किया, लेकिन धरसना साल्ट फैक्ट्री में जो वायलेंस हुआ उसको लेकर नहीं, गांधी इरविन पैक्ट को लेकर के। और गांधी इरविन पैक्ट ने आपका इतना बुरा हाल किया कि जब आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड फेज चलाया ना, तो आपको 4 लोग नहीं मिल पाए। आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सेकंड फेज को इंडिविजुअल बनाना पड़ा। 1 मई 1933 को आपको व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। तो व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी आपको 2 लोग नहीं मिल पाए। फाइनली आपने हाथ खड़े कर दिए कि 7 अप्रैल 1934 को आपने अनाउंसमेंट किया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के धरातल पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसी विषय वस्तु अब कार्य नहीं करेगी। आप कहां जाओगे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान आपने अहिंसावादी अपने आप को करार दे दिया। आपने कहा कि मैं दुनिया का हर अत्याचार सहन कर सकता हूं, हर पीड़ा सहन कर सकता हूं, लेकिन मेरे द्वारा प्रारंभ किया गया कोई भी कार्यक्रम या आंदोलन या जन आंदोलन हिंसात्मक हो जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो धरसना साल्ट फैक्ट्री के मामले में आपकी अहिंसा कहां चली गई थी? कहां चली गई थी? अरे बचा लेते, मैंने कहा ना, बच्चे मानकर ही बचा लेते। थोड़ा अपनी विचारधारा में जो आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर के परिवर्तन किया, वो परिवर्तन उनके पक्ष में भी कर देते। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई, है ना।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सामान्य जनमानस की भागीदारी है, मैं तो हमेशा क्लास में कहा हूं कि अगर 10 साल के बच्चे के हाथ में ईंट है तो उसने ईंट पता कहां मारी? सरकारी कार्यालय के ऊपर मारी। जबरदस्त हिंसा हुई। कहां थे आप? आप कहेंगे हम तो जेल के अंदर बैठे हुए हैं। बंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में जो आपने 72 मिनट का अपना हिस्टोरिकल स्पीच दिया, और आप ही के मुख्य शिक्षक है पट्टाभी सीतारमैया ने आपको कहा, अरे गांधी गांधी नहीं बल्कि तो पैगंबर के समान लग रहे हैं। तो 72 मिनट के हिस्टोरिकल स्पीच ने भारतीय जनमानस में एक एनर्जी का फ्लो तो कराया। यहां तो आप प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब हिंसा हो रही थी तब आपका रिएक्शन क्यों नहीं आया? विंस्टन चर्चिल ने आरोप लगा दिया आपको ऊपर कि भारत छोड़ो आंदोलन के नाम पर आपने भारत में कानून व्यवस्था के मामले को पूरा ही नकारात्मक बना दिया है। आपने साफ साफ मना कर दिया कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, यह हिंसा मैं नहीं करा रहा हूं, यह हिंसा तो आपकी शोषणकारी नीतियों का परिणाम है। यानी कि आप अपने विचारधारा में परिवर्तन तो लेकर चल रहे हैं ना। हां, इतना अवश्य आपने किया कि आप भूख हड़ताल पे चले गए। आपने यह एहसास कराया कि आपके जो आंदोलनकारी हैं वो हिंसात्मक हो रहे हैं, तो आंदोलनकारियों को आपने रोका तो नहीं, ना ही भारत छोड़ो आंदोलन को आपने रोका। और यह कहते हुए आपने अपने आप को संरक्षण दिलवा दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के ग्राउंड पर यह अंतिम एक्टिविटी है, इसके बाद कभी हमें समय नहीं मिलेगा। मेरा कहना यह कि विचारधारा में परिवर्तन तो आपने किया ना। आप प्रत्येक स्थिति में सच्चे अहिंसावादी तो नहीं थे ना। तो थोड़ा परिवर्तन वहां भी कर लेते भाई, बताओ, थोड़ा परिवर्तन वहां भी कर लेते। मैं कभी इस बात पे बोला नहीं हूं, लेकिन ये दर्द था मेरे अंदर, और इस दर्द को आज मैंने महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर ही निकाल दिया है। आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे और आप मेरी भावनाओं का थोड़ा सम्मान भी करेंगे, ऐसा भरोसा मुझे है। अब यहां से एक नई बात वो निकलती है, बड़ा निष्कर्ष। इस संसार में कोई व्यक्ति तो आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ, ना ही आगे पैदा होगा, जो अपने आप को संपूर्णता में लेकर चले जाए, किसी भी विचार को लेकर के या किसी भी विचारधारा को लेकर के। आप अहिंसा के मामले में कठोर हो सकते हैं, दुनिया को आप कठोरता का परिचय दिखा सकते हैं, लेकिन आपके अहिंसा में भी बिल्कुल कमजोरी का भाव तो था। जो हमने यहां पर क्या है, वैल्यूज को थोड़ा डिस्कस करने की बात की है। तो ये थी आज की चर्चा। हमको लगा कि आज 2 अक्टूबर थोड़ा बोल दिया जाए, तो हमने महात्मा गांधी का समालोचनात्मक मूल्यांकन आपके सामने कर दिया है। हमने उनकी प्रशंसा भी की है, हल्की से आलोचना भी कर दी है, क्योंकि आज लगा कि ऐसा बोल देना चाहिए, हम बोल गए। और मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते इस बात को समझ रहा था। मैं जानता हूं कक्षा में भी कई बार आपके चेहरे ऐसे हो जाते हैं कि आप इस चीज़ को जरूर सुनना चाहते हैं, और जिस चीज़ को मैंने हमेशा छुपाया उस चीज़ को आज मैंने आपके सामने कह ही दिया। ये तो है, जो है उस पर थोड़ा बोलना पड़ जाता है। उम्मीद करूंगा कि चर्चा आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, आप काफ़ी कुछ यहाँ से सीख करके चलेंगे। प्रशंसाओं के माध्यम से जिन बिंदुओं को हमने सामने रखा है और जो संदेश हमने आपको देने की कोशिश की है, उनको आप अपनाने का प्रयास करेंगे, और ये भी सीखेंगे कि कोई भी व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में संपूर्णता को लेकर के व्यवहार नहीं कर सकता। हर व्यक्ति में कोई ना कोई नकारात्मक पहलू रह जाता है। लेकिन अब लास्ट में बड़ी बात बोल के जा रहा हूं, व्यक्ति की पहचान उसके नकारात्मक पहलू से नहीं बल्कि उसके सकारात्मक पहलू से की जाए। अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि बहुत ज्यादा व्यवस्थित है, बहुत ज्यादा अनुशासित है, तो उस व्यक्तित्व के अंदर भी हल्की नकारात्मकता आपको मिली जाएगी। तो जो हल्की नकारात्मकता आपको मिल रही है ना, पहचान उसके माध्यम से ना करो। सकारात्मक होने का जो बड़ा भाव है, आप पहचान उसके माध्यम से करो। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ आज की चर्चा को हम विराम देना चाहेंगे। नमस्कार।